जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस क्लास में ये क्लास आपसे संबंधित होगी जो आपके सभी राज्यों के टेट होते हैं, बीएड है, डीएलएड है, आपका बिहार से संबंधित कोई भी सरकारी अध्यापक बनने से संबंधित जो भी पेपर है या जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित ये क्लासें होंगी। इन क्लासों में हम वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे टीचिंग एग्जाम्स के, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। तो उसी क्रम में आज हमने शुरू करा है ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। इस पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देर ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए, इसकी बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम वर्गीकरण शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर निर्धारित किया गया है ब्लूम द्वारा। यानी कि जैसे कि हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो भी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को जो भी हम सिखा रहे हैं उससे संबंधित उसके उद्देश्य पहले बना दिए ब्लूम टैक्सोनॉमी ने, यानी कि महोदय ब्लूम जी ने। और उन उद्देश्यों को उन्होंने 3 पक्षों में बांट दिया और उन उद्देश्यों के हिसाब से हम अपनी शिक्षण पद्धति, अपने पाठ्यक्रम, अपना जो भी शिक्षण कार्य है उसके माध्यम से करेंगे। यानी कि जो बच्चों को हमें सिखाना है, समझाना है, तो उसके उद्देश्य हमें पहले से ही निर्धारित कर दिए हैं ब्लूम महोदय ने। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में यहां पर देखते हैं। देखिए, ब्लूम की वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित है। यह एक नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था। इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने क्या बताया कि बालक के उन्होंने 3 एक्सेप्ट माने हैं, मतलब जो 3 डोमेन है, 3 पक्ष हैं वो माने हैं। एक बालक का माना है संज्ञानात्मक उद्देश्य, एक माना है पक्ष भावनात्मक उद्देश्य और मनोशारीरिक उद्देश्य। यानी कि 3 पक्षों पर उन्होंने बात की है। मानसिक यानी संज्ञानात्मक चीजों से संबंधित, यानी कि दिमाग से रिलेटेड विकास कैसा करना है, बच्चा किस क्रम में उसका विकास करना है, कौन कौन से चरणों को फॉलो करना है। और उसके बाद उन्होंने भावात्मक जो उसके उद्देश्य हैं, यानी कि जैसे बच्चे के जो भाव हैं, हंसना, बोलना, रोना, जो उसके इमोशन हैं, उनके विकास के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं। फिर उसके बाद मनोशारीरिक, यानी कि जो उसे क्रियाकलाप करने हैं, यानी कि जो उसे एक तरीके से एक्टिविटीज करनी है, मनोशारीरिक विकास के लिए उन्होंने उद्देश्य दिए हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और भावात्मक उद्देश्य को बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, और मनोशारीरिक उद्देश्य को बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। यानी कि 3 पक्षों को आधार माना बच्चे के। एक बच्चे का पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, तीसरा होता है उसका मनोशारीरिक पक्ष। तो उन पक्षों को लेकर अलग अलग 3 कैटेगरी बनाई है। इन तीनों पक्षों को किस प्रकार विकसित करना है, तो उसके आधार पर इन्होंने ये उद्देश्य देने का जो है प्रयास करा है अपनी टैक्सोनॉमी में। तो देखते हैं, इसमें देखिए 3 चीजें हैं, संज्ञानात्मक पक्ष को और भावात्मक पक्ष को और मनोशारीरिक पक्ष को जो है किस तरीके से उद्देश्य उन्होंने बांटे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है संज्ञानात्मक पक्ष का, और उसके बाद जो भावात्मक पक्ष के और जो मनोशारीरिक पक्ष के जो स्टेप हैं, उन स्टेप बाय स्टेप हम तीनों पक्षों को यहां समझेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे। संज्ञानात्मक डोमेन जो 1956 में जो मूल ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, यानी कि जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी, तो उसके आधार पर सबसे पहला पक्ष माना गया है ज्ञान। यानी कि बच्चे को सबसे पहले हम किसी चीज का ज्ञान देंगे, यानी कि आंकड़ों को याद कराएंगे या जानकारी दिलवाएंगे, यानी कि नॉलेज से संबंधित है। ये क्या हुआ, इसका नॉलेज से संबंधित हुआ। इसके बाद आता है अगला स्टेप समझ बूझ। तो समझ बूझ को जो है, इसमें जो है बच्चे को जो हमने आंकड़े दिए, जानकारी याद करवाई, तो उसको जो है वो जो है वहां पर समझने की कोशिश करेगा, उसके अंदर उस चीज की समझ पैदा करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद उसका अनुप्रयोग, बच्चे को किस प्रकार से उस चीज का प्रयोग करना है। उसके बाद बच्चा उस चीज का विश्लेषण करेगा, सीखे हुए ज्ञान का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसे देखेगा, छोटे छोटे पार्ट में उसे सिखाया जाएगा कि ये ज्ञान किस प्रकार से निर्मित हुआ है। उसके बाद उसका संश्लेषण करेगा, यानी कि उन छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़ों को जोड़कर एक पैटर्न तैयार करेगा, जिससे कि वह जो है उस हिस्से, उसके आपस में सारे हिस्सों को जोड़कर एक नया ढांचा तैयार कर सके। और उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया बताई थी बेंजामिन ब्लूम ने अपनी 1956 की टैक्सोनॉमी में। लेकिन 2001 में जो है, 2001 में इसको रिवाइज कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। उसे जो है पहला पक्ष माना है इसका रिमेंबर
दूसरा पक्ष माना है अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इसके बाद आता है आपका अप्लाई, इसके बाद आता है आपका एनालाइज, उसके बाद आता है आपका एवल्यूशन और उसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग। तो ये सारे पक्ष हैं। तो जो नई ब्लूम की टेक्सोनोमी है इसके बारे में एक एक करके इसका स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं संज्ञानात्मक डोमेन का। तो सबसे पहला आपका आता है रिमेम्बरिंग। पहला जो पॉइंट है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना या स्मरण करना। तो प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण करने ला, यानी कि रिकॉल करने का जो पाने का स्मरण शक्ति का गुण है उसे क्या आता है, उसे वो आता है याद करने में। यानी कि बच्चा को हमने कोई चीज याद करवाई और समय आने पर उसको जो वो रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, ये होता है पहला उद्देश्य बच्चे को सिखाने का। हम बच्चे के अंदर सबसे पहला हम क्या करेंगे, बच्चे को याद कराने का गुण उसके अंदर डालेंगे और उसको रिकॉल करने की चीजों को याद करवाएंगे। यानी कि बच्चे को शुरू में जो हम एक तरीके से याद करवाएंगे, रटवाएंगे या स्मरण करवाएंगे, ये चीजें बच्चे को शुरू के स्टेप में बताई जाती हैं। इसके बाद जो आता है, अब जब बच्चे ने याद कर लिया, उसे रिकॉल करने की उसके अंदर शक्ति आ गई, तो दूसरे नंबर पर आता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ। अब प्राप्त किया गया ज्ञान, जो बच्चे ने प्राप्त किया है या याद किया गया है, का ज्ञान का उपयोग कब, कहां और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए गए ज्ञान को सही तरीके से समझ ले। यानी कि हमने कोई बच्चे को ज्ञान तो हमने याद करवा दिया, कोई चीज रटवा तो दी, लेकिन उस ज्ञान को जब वो सही से समझ लेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि कहां इसे यूज करना है, कहां इसे यूज नहीं करना है, यानी कि कौन से ज्ञान को कौन सी परिस्थिति में हमें यूज करना है। यानी कि उस ज्ञान को, उस याद की गई बात को अब बच्चे को क्या है दूसरे स्टेप में जो है हमें समझाना है। इसके बाद जो आता है उसका अगला जो स्टेप आता है वो होता है अनुप्रयोग या आवेदन करना या अप्लाइंग करना, यानी कि अप्लाई करना। अब अप्लाई करने में क्या है, जब बच्चे ने कोई चीज याद कर ली पहले स्टेप में, फिर उस बच्चे ने उस चीज को समझ लिया, जो भी चीज उसे याद करवाई है समझ बना दी उसके अंदर कि ये चीज ऐसी है, यहां पर अच्छी है, यहां पर बुरी है, यहां पर ये प्रभाव कर सकती है। तो अब क्या होगा, अब बच्चा उसे अप्लाई करेगा, अप्लाई करना सिखाएंगे उसे। तो उसके बाद क्या होता है, जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब और कहां और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर लागू कर सकता है बच्चा, जब उसके अंदर अप्लाइंग का गुण हम विकसित कर देंगे, यानी कि अनुप्रयोग का गुण उसके अंदर हम विकसित कर देते हैं। उसके बाद आता है अप्लाइंग के बाद एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण, यानी कि जो चीज हमने याद करवा दी, बच्चों को याद करने की क्षमता उसके अंदर बता दी, उसे समझ भी आ गया, वो ज्ञान कहाँ प्रयोग करना है ये भी समझ में आ गया, सब चीजें समझ में आ गई। तो उसके बाद क्या आता है एनालाइज, यानी कि विश्लेषण करना। उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात, जब कहीं बच्चे ने वो ज्ञान लागू करा या किसी भी व्यक्ति ने वो ज्ञान लागू कर दिया, तो पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़कर उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। यानी कि उस ज्ञान को, जो सीखा हुआ ज्ञान था, हमने समझकर अप्लाई कर दिया, अब हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, देखा कि इसके इस पार्ट को यूज करने से हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। तो ये होता है विश्लेषण, यानी कि एनालाइज। इसके बाद आपका जो आता है अगला ऑप्शन आता है मूल्यांकन। अब क्या हुआ, जब हमने उसका एनालाइज कर लिया है यहां पर आकर, तो अब क्या करेंगे, हम उस चीज का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि एवल्यूशन करेंगे। अब विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना है कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई थी, वह उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता हम उसका मूल्यांकन करके समझेंगे। मान लीजिए हम किसी बच्चे को पहाड़े सिखा रहे थे, तो पहाड़े या गुणा भाग सिखा रहे थे, तो उसे हमने याद करवा दिया पहले स्टेप में, रिमेम्बरिंग करवा दी, फिर बच्चे को वो समझ में आ गया कि पहाड़ों में जो है इस तरीके से जुड़ता चला जाता है। अब बच्चे को वो पहाड़े अप्लाई करने भी आ गए, प्रयोग करने भी आ गए। अब बच्चे ने उसके जो है तोड़ मड़ोड़ के एनालाइज भी कर लिया। अब एनालाइज करने के बाद जो उसने वो ज्ञान सीखा, तो उस एनालाइज के बाद उसने ये पाया कि मैं कितने हद तक वो टेबल या वो ज्ञान मैं प्राप्त कर पा रहा हूं या न कर पा रहा हूं, क्योंकि जो उद्देश्य हमने शिक्षा में बनाया था बच्चे को जो चीज सिखाने के लिए, वो चीज बच्चा कितना प्राप्त कर पा रहा है। तो यहाँ एनालाइज के बाद क्या होगा, उसका मूल्यांकन होगा। अब बच्चे का मूल्यांकन हो गया इस स्टेप में, तो उसके बाद क्या आता है अगला स्टेप, अगला स्टेप आता है आपका क्रिएटिव। क्रिएटिंग का मतलब होता है रचना या कौशल।
तो अब क्या होगा, मूल्यांकन करने के पश्चात स्मरण में यह एक नई चीज पर विचार करता है, नई चीज का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। यानी कि कोई ज्ञान हमने किसी बच्चे को दिया, ये रिमेम्बरिंग करवाया, याद करवाया, फिर वो उस बच्चा उस ज्ञान को समझ गया, उसने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसने एनालाइज किया, विश्लेषण किया कि इस ज्ञान में या इस चीज में क्या कमी है, इस चीज में क्या चीजें सुधार हो सकती हैं। तो इन सब चीजों पर उसने एनालाइज किया और उसके बाद जो है एनालाइज करने के बाद उसने उसका जो है मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने पाया कि ये चीजें इतनी अधूरी हैं, इस ज्ञान में ये चीजें नई नई जोड़ दी जाएं तो इस तरीके से भी चीजें बन सकती हैं, उस ज्ञान का जो है एक नया रूप आ सकता है। तो वो क्या हुआ, आपका नवीन विचार बच्चे ने एक पैदा कर दिया उस चीज के बारे में। हमें ज्ञान के बाद क्या लास्ट स्टेट आती है कि उसके अंदर हम एक क्रिएटिविटी ला पाए। तो ये थे हमारे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो भी आपका जो शुरू वाला डोमेन था, यानी कि आपका संज्ञानात्मक डोमेन था, कोग्निटिव पक्ष था, तो उससे संबंधित चरण थे। इसके बाद आता है आपका भावात्मक उद्देश्य, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहला है आपका अनुकरण करना। अफेक्टिव डोमेन के बारे में मैं बता दूं सबसे पहले, देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य यानी कि अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक जो भी विकास करना है, ये जो लाए थे, इसका निर्माण कर रहा था जो था क्रियवाल ने। क्रियवाल और ये एक वैज्ञानिक और थे, ये थे मारिया ने 1964 में ये जो है इसका भावात्मक पक्ष से जो है इन्होंने बताया था इसके बारे में। इस प्रत्यय के प्रति छात्र के भावात्मक जो गुस्सा होता है, प्यार होता है, चिढ़ना होता है, उत्तेजना होती है, रोना होता है, जो भी भाव होते हैं उनका विकास करना, इस उद्देश्य का डिजाइन करना है। मतलब इस भावात्मक पक्ष को डिजाइन किया गया था कि बच्चे के अंदर जितने भी भावात्मक पक्ष हैं उनका विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टेप होता है अनुकरण करना। भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालक को अनुकरण यानी कि नकल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि किसी बालक का भावात्मक हमें विकास करना है तो बच्चे को जो है हम अनुकरण यानी कि हम वो चीजें करके दिखाएंगे, उसे वो परिस्थितियां दिखाएंगे, बच्चा उसकी नकल करेगा और वो सीखेगा। उसके बाद क्या करेगा, जब बस उसका अनुकरण कर लेगा, नकल कर लेगा किसी भी चीज की, किसी परिस्थिति को, उसको अनुक्रिया करेगा यानी कि उस पर रेस्पॉन्डिंग करेगा, उसे देख के अपनी रेस्पॉन्डिंग करेगा यानी कि अपना तरीके से उस चीज को करने की कोशिश करेगा, उस पर क्रिया करेगा। तो तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया पर अनुक्रिया करेगा, यानी कोई भी क्रिया उसके सामने हो रही है तो उस क्रिया को देख के वो अनुक्रिया करेगा। यानी कोई फिल्म चल रही है, उस फिल्म में कोई जो है जो बच्चे का जो फेवरेट कलाकार है उसको कोई टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, तो उसके प्रति वो क्या अनुक्रिया करता है कि वो दुखी होता है या वो खुश होता है उस क्रिया को देखकर। तो उससे भावात्मक उसके पक्ष का पता चलता है। अब क्या होगा, अनुमूल्यन करेंगे यानी कि वैल्यूइंग करेंगे उसकी। उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जो हमने उसके सामने अनुकरण करके उसको समझाने का प्रयास करा और उसके बाद उसने वो कुछ उसके प्रति जो रेस्पॉन्डिंग दी अनुक्रिया की, तो अब हम उसका क्या करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे कि यह सफल हुई या नहीं हुई, हमारी जो भी हमने उसके सामने प्रक्रिया कर रहे थे या जो भी हम उसे सिखाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, संप्रत्यय होता है। तो उस संप्रत्यय को क्या होता है, हम उसके सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं। यानी कि जितनी भी उस क्रिया में पहलू आए उन सब पर हम एक साथ विचार करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, संगठन करेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। उस प्रकरण को एक स्थान पर रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, चरित्रीकरण करेंगे। तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे गुंडों के प्रति गुस्से का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति का भाव पैदा हो जाता है। यानी कि हमने बच्चे को कोई ऐसी चीज दिखाई जो बच्चे ने देखा कि एक हीरो है तो वो अच्छे काम कर रहा है, गुंडा जो है वो गलत काम कर रहा है उस मूवी में, तो बच्चे ने उसकी नकल की, अच्छे काम मतलब हीरो की नकल की या गुंडे की नकल की। उसके बाद जो अनुक्रिया की, उस अनुक्रिया से हमने पहचाना। अब उसने जो क्रिया की उनकी वैल्यूइंग की हमने, उस वैल्यू मतलब उसका जो है हमने देखा कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा क्या सीख रहा है, और उन सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करा यानी कि संप्रत्यय करा। उसके बाद हमने संगठन किया, उनके बारे में सबको एक जगह रखकर चिंतन किया, उसके विचार करना शुरू करा। उसके बाद हमने उसका चरित्रीकरण किया कि इसके अंदर इस तरीके के भाव हैं या इन भावों को हमें विकसित करना है या इन भावों को हमें कम करना है। या कि बच्चे के अंदर उग्र भाव आते हैं
तो उसको भी हमें कम कर सकते हैं। यदि बच्चे के अंदर जो है अच्छे भाव आते हैं तो उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो आता है तीसरा पक्ष आता है आपका मनोशारीरिक उद्देश्य, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का जो प्रतिपादन किया था या जिसने दिया था, ये दिया था आपका सिम्पसन ने। सिम्पसन ने दिया था, ये सिम्पसन ने जो दिया था ये 1959 में दिया था। यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोशारीरिक उद्देश्य किसने दिए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, तो वो देते सिम्पसन ने 1969 में। तो इनका क्या कहना था, देखिए सबसे पहले हम किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को जिसे हम सिखाना चाह रहे हैं, कुछ उससे जो क्रिया करवाना चाह रहे हैं, उसे हम उद्दीपक देंगे, यानी कि स्टिमुलस देंगे। उद्दीपक का क्या मतलब होता है, उद्दीपक देखिए ऐसी वस्तु होती है जिसे देखने से सीखने की क्रिया तीव्र हो जाती है, यानी कि उद्दीपक से आशय है कुछ ऐसी वस्तुओं से होता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। यानी कि जैसे क्लास के अंदर बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो बच्चों को क्या किया कि जो बच्चा होमवर्क करेगा उसे हम चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट क्या हुआ, वहां पर उद्दीपक हुआ। उस चॉकलेट को देखकर बच्चे ने क्या काम कर रहा कि बच्चे ने वो कार्य सीखना शुरू कर दिया, बच्चे ने वो कार्य करना शुरू कर दिया। तो उद्दीपक दिया हमने, तो बच्चे ने क्या काम किया, अनुक्रिया करनी शुरू कर दी। अब कार्य करना, उस उद्दीपक के प्रतिक्रिया हमको कार्य करने पर मजबूर करती है, यानी कि हम उद्दीपक को देखकर कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या हम जो हैं उसे करते ही हैं। जैसे कि बच्चों ने देखा कि यह चॉकलेट मिलेगी हमें इस कार्य को करने के लिए, तो बच्चे क्या हुआ, मजबूर हो गए इस क्रिया को करने के लिए। उसके बाद अगला स्टेप देखना हमें नियंत्रण। अब उस क्रिया पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे, ये नहीं कि हमने उद्दीपक दे दिया, उद्दीपक को देखकर बच्चे जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, यानी कि बच्चे जो है कार्य कम कर रहे हैं, कार्य बिगाड़ जा रहे हैं। तो हमें नियंत्रण रखना है उस परिस्थिति में। उद्दीपक को देखकर बच्चे जो है कितना सही कार्य कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, नियंत्रण भी हमारा होना चाहिए। और समन्वय, उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपक और क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, यानी कि हमने जो उद्दीपक दिया है और जो वो कार्य कर रहे हैं, जो वो क्रिया कर रहे हैं, उसके बीच में समन्वय होना चाहिए। यानी कि हम उद्दीपक जितना दे रहे हैं तो उसकी अपेक्षा हमें उतना कार्य मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उद्दीपक की मात्रा तो हमने बढ़ा दी और कार्य हमें उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हमें एक दूसरे का समन्वय बनाकर रखना है। बच्चों को उद्दीपक का आदी भी नहीं करना है, यानी कि बच्चों को इतना उद्दीपक दो जिससे कि वो क्रिया करने के लिए तैयार हो, उसे आदी नहीं बनाना है। अब क्या होगा, स्वाभाविक नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित कर लेता है और हमारे लिए सहज हो जाता है। हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उनमें समन्वय स्थापित कर पाते हैं, वह हमारा स्वभाव बन जाता है। यानी कि कोई उद्दीपक देख देख कर हम कोई चीज सीख गए, कोई चीज क्रिया करना शुरू कर दिया नियंत्रण के साथ और समन्वय के साथ। जब हम उद्दीपक उस कार्य को करने में हम नियंत्रित हो रहे हैं तो क्या हुआ कि हम धीरे धीरे उस काम को आसानी से करने लगते हैं। यानी कि अब हम चॉकलेट के बगैर भी या चॉकलेट के बिना लालच के भी उस कार्य को हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हमारी आदत में या हमारे स्वभाव में वो एक नेचुरल प्रकृति टेंडेंसी हमारे अंदर पैदा हो गई है उस क्रिया करने की। अब उस क्रिया को हम जब कर रहे हैं, लगातार करते रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, हैबिट आ जाती है। तो वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाती है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पर जो है हम वही क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण हो जाता है। यानी कि हमारे अंदर एक तरीके से काम करने की आदत पैदा हो जाती है कि हमें जो है, जो भी शिक्षक ने काम दिया है वो हमें कार्य करना है, या कोई भी चीज जो हमें कार्य करना है तो वो क्या है, हमारी हैबिट में आ गया। जो चीज हम उद्दीपक के द्वारा कर रहे थे, अब क्या होगा, धीरे धीरे हमें ना किसी उद्दीपक की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर वो परिस्थिति या वो कार्य हमारे सामने आता है तो हम ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से उसे कर देंगे अपने बिना किसी कठिनाई के साथ। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 एस्पेक्ट थे। अब ये विद्यार्थी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये देखते हैं। देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण छात्रों को उनके मस्तिष्क की शक्ति में सुधार करने और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अधिक सिंथेसिस बनाने में मदद करता है, और यह छात्रों के निचले स्तर के संज्ञानात्मक कौशल का निर्माण करके उनमें उच्च क्रम की ओर सोचने को बढ़ाता है। यानी कि बच्चा पहले याद कर रहा है, उसके बाद सोच रहा, समझ रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है उच्च स्तर पर ले जाता है। यानी कि वो खुद अपना नया क्रिएशन यानी कि क्रिएटिविटी यानी कि नए विचार उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के उद्देश्य जो हमने बनाया उसके अनुसार होता है। यह छात्रों को वे कौशल विकसित करने में मदद करता है जो
नियोक्ता चाहता है, यानी कि जो हम चाह रहे हैं छात्रों को हमें इस राह पे बनाना है या इस तरीके के कौशल विकसित करने हैं, तो ये जो है ब्लूमंट की टैक्सोनॉमी हमें इसमें मदद करती है। जैसे समस्या समाधान कौशल, आलोचनात्मक सोच कौशल, ये चीजें हम बच्चे के अंदर विकसित कर सकते हैं। अब संकाय के लिए क्यों जरूरी है ब्लूमंट की टैक्सोनॉमी, क्या मदद करती है? तो पहला पॉइंट देखते हैं, वर्गीकरण शिक्षकों को उस बौद्धिक क्षमता को निर्धारित करने में मदद करता है जिस पर व्यक्तिगत छात्र काम कर सकते हैं और अपने ढांचे में स्पष्ट उद्देश्य विकसित कर सकते हैं। और अगला जो है, यह किसी भी स्तर की निपुणता के साथ पाठ्यक्रम सीखने के लिए उद्देश्यों का मिलान करके मूल्यांकन डिजाइन करने में सहायता करता है। इसमें संकाय को उनकी आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और इसके अलावा जो अगले जो शिक्षक के लिए क्या है, इसमें ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, ब्लूम वर्गीकरण शिक्षकों को अपने शिक्षण और छात्रों की शिक्षा के बारे में सोचने और उसको विश्लेषण करने में मदद करता है। यानी कि जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें छात्र है, शिक्षक है, तो शिक्षक भी अपने बारे में सोचेगा कि मुझे जो है मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं किस तरीके से बच्चों को और अच्छा सिखा सकता हूं। छात्र भी अपना विश्लेषण कर सकता है, मैं किस तरीके से और नए नए तरीके से अपने ज्ञान को और सृजित कर सकता हूं। रूपरेखा का उपयोग स्पष्ट उद्देश्यों को बताने के लिए किया जाता है। यानी जो हमने रूपरेखा बनाई है तो हमारे स्पष्ट उद्देश्य हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, हमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इसके अलावा वह संज्ञानात्मक व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यानी कि जो भी हमारे संज्ञानात्मक व्यवहार हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर रहा है, जिससे कार्यों की कठिनाइयों को समझने, मूल्यांकन करने और गतिविधियों को सरल या जटिल बनाने के लिए लागू किया जा सकता है। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्लास एक क्लास नहीं है, यह अध्यापकों के लिए एक रामबाण क्लास है। जो हम मुख्य टॉपिक लाएंगे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्मरण करना, याद करना ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस डोमेन के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके संज्ञानात्मक डोमेन का जो प्रथम चरण है वो आता है। या आपसे पूछा जाए कि साइको मोटर यानी जो आपका क्रियात्मक पक्ष है तो उसका जो पहला चरण है वो कौन सा है, तो वो है आपका उद्दीपक देना, यानी कि उद्दीपन देना। इसके अलावा जैसे पूछ सकते हैं कि आपका भावात्मक पक्ष का निर्माण किसने किया है, या आपका क्रियात्मक पक्ष का निर्माण किसने किया है, या संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण किसने किया है, या 1956 की ब्लूम टैक्सोनॉमी या 2001 की ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संशोधन हुआ है, उनमें क्या अंतर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए, सीधा तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आप प्रश्न रटते रह जाएंगे, आपको प्रश्न वो नहीं मिलेगा एग्जाम में, हमेशा प्रश्न बदल के आते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित।